तो हम लोग आज वर्क करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट पर। एकदम ध्यान से समझोगे, सिंपल है, आसान है। आपके पास मान लीजिए एक आयरन कोर है, ये आपका बार मैग्नेट नहीं है, ये आयरन कोर है, ठीक है। आयरन कोर का मतलब हो गया आपके पास लोहे का एक मान लो टुकड़ा है, इससे इट इज नॉट बार मैग्नेट, नॉट साउथ में समझना, ठीक है। ये एक आयरन कोर है और ये कौन सा आयरन कोर है? तो सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर ही यूज क्यों करते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रभावित क्वेश्चन, फिर लिखा देंगे इस क्वेश्चन से। सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर हम लोग विंड अप किए, इसको वाइंड किए, निस्तार को लपेट दिए, इंसुलेटेड कॉपर वायर को सिर्फ लपेट दिए, या इसको हम इस तरह समझे कि एक सोलनॉइड के अंदर क्या कर दिए? सॉफ्ट आयरन को रख दिए। बात बराबर है? ये सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर तार को लपेटना या सोलनॉइड के अंदर इसको रखना, बात बराबर है, वो कर दिया गया। अब इसके दोनों एंड को हम लोग क्या किए? बैटरी या सेल से क्या किए? जोड़ दिए। तो यहाँ हम लोग क्या कहते हैं आपको? तो हमने कहा था कि इससे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट या सोलनॉइड का क्या बढ़ गया ना? क्यों बढ़ गया? क्योंकि ये आपने जो सॉफ्ट आयरन कोर रखा है वो करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड सोलनॉइड में प्रोड्यूस हुआ है उससे वो मैग्नेटाइज हुआ। मैग्नेटाइज होने का मतलब उसमें मैग्नेट का गुण आया और उस मैग्नेट के गुण के कारण इसका भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। और पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड था किसका? सोलनॉइड का। दोनों का मैग्नेटिक फील्ड क्या मर्ज कर गया, जिससे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या हो गया? बढ़ गया। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट भी एक मैग्नेट है जो करंट के प्रेजेंस में उसके स्ट्रेंथ में क्या होता है? इंक्रीमेंट हो जाता है ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन ऑफ सॉफ्ट आयरन, ठीक है। देखो लिखा आपने स्लाइड से दिखाई, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट फिगर ड्रॉ कर लो। स्ट्रेंथ ऑफ करंट, फर्स्ट स्ट्रेंथ ऑफ करंट नीचे में दैट इज कैलकुलेट लोगे बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, सेम वही होगा यहाँ पर भी, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो गया ना, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। सेकेंड लिखोगे फिर नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। थर्ड है एयर गैप बिटवीन द पोल्स, मीन्स बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एयर गैप को मान लेते हैं डी। डी इज व्हाट? वेयर डी इज एयर गैप। तो सर ये क्या होता है? ध्यान रखें, हमारे पास मान लो, ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं। एक आपने अभी देखा कि ये सॉफ्ट आयरन कोर था, इसके ऊपर रैप किया इंसुलेटेड कॉपर वायर को, यहाँ पर दो पोल एक नॉर्थ, ये साउथ मान लो ये, और आपने उस सॉफ्ट आयरन कोर को इस रूप में लिया, मान लो यू शेप में लिया, सॉफ्ट आयरन कोर को यू शेप में लिया। अब इसके ऊपर मैंने वायर को रैप किया और इसके दो एंड्स को जोड़ दिया बैटरी या सेल से, एक पोल नॉर्थ एक पोल साउथ, होगा ना, होगा ये। तो इस दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पर नॉर्थ और साउथ के बीच गैप अधिक है, यहाँ नॉर्थ और साउथ के बीच गैप बहुत कम है ना, ये गैप बहुत ज्यादा डी डिस्टेंस यहाँ पर है, यहाँ डिस्टेंस क्या है? डी है, ठीक है। एयर गैप कम होगा, एयर गैप कम होगा तो फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। और क्यों? इसको और सिंपल में समझिए, यहाँ अभी मैग्नेटिक फील्ड क्या फैलना पड़ेगा उसको, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली आपका इसके कॉन्टेक्ट में आएगा, कम फैलेगा। जब फैलेगा कम मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्लोज होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड क्लोज होगा इसका मतलब फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? देखो, ठीक है। एयर गैप कम होगा इसमें यू शेप मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट में एयर गैप कम होता है, जिस कारण से उसका स्ट्रेंथ इसकी अपेक्षा अधिक होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा आपके पास दो रॉड है, जिसको आप कौन सा इसका पढ़ाई भी थे, एक रॉड स्ट्रेट है, नहीं एक तार स्ट्रेट था, एक था सर्कुलर, इसका फील्ड दिखता सर्कुलर वाले का। वैसे यहाँ पर भी एक आपके पास रॉड स्ट्रेट है और उसी रॉड को मान लो बेंड करके इस टाइप से बना दिया गया, सेम रॉड है, वही करंट का अमाउंट है, सब कुछ सेम है, बैटरी वही है, नंबर ऑफ टर्न वही है, इसमें अधिक होगा फील्ड स्ट्रेंथ, इसमें तो एयर गैप क्या है? कम है।
एयर गैप कम तो मैग्नेटिक फील्ड को कम डिस्टेंस कवर करना पड़ा, काफी क्लोज होगा, क्लोज होगा तो डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, इस 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है, नोट कर लो डी डिस्टेंस है एयर गैप का। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट लिखिए फास्ट में इसको। इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। इसी को हम लोग कहते थे नेचुरल मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट को ही क्या कहते हैं हम लोग, है नेचुरल मैग्नेट, और इलेक्ट्रोमैग्नेट को ही कहते हैं क्या हम लोग, आर्टिफिशियल मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट को ही कहते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। ध्यान सुनो ध्यान से, अभी आपको हम जितना भी पढ़ाए हैं सुनो ध्यान से, चाहे वो करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर हो, चाहे वो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप हो, चाहे वो करंट कैरिंग सोलनॉइड हो, ये तीनों क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट है कि परमानेंट मैग्नेट है, ये तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेट है, क्योंकि सब में इलेक्ट्रिक करंट पास किया, तब ने ये बिहेव किया है मैग्नेट। ठीक है, लेकिन बार मैग्नेट में आपका करंट पास करना पड़ा क्या, नहीं, विदाउट करंट बिहेव कर रहा है ये मैग्नेट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट का पहला पॉइंट होगा डिफरेंस लाइन खींच के लिखिए फर्स्ट में, it act as a magnet, it act as a magnet only in the presence of current, it act as a magnet only in the presence of current, it act as a magnet only in the presence of current। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का पहला पॉइंट था। फिर देखो बार मैग्नेट, अच्छा मैग्नेटिक कंपास कैसा मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट ये भी है। मैग्नेटिक कंपास मैग्नेटिक कंपास में होता है निडिल, निडिल में नॉर्थ और साउथ क्या हमेशा रहता है, करंट नहीं कभी जाएगा, हमेशा रहता है, ये आर्टिफिशियल तो कौन होगा, ये करा का नेचुरल मैग्नेट। ठीक है, लिखोगे यहाँ पर बार मैग्नेट, बार मैग्नेट इज ऐसे लिखा है, बार मैग्नेट इज परमानेंट मैग्नेट, बार मैग्नेट इज परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, इसको करंट से कोई मतलब नहीं है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन करंट, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन करंट, इसी लाइन में इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन करंट, करंट पर डिपेंड नहीं करता ये करंट। It works as a magnet only when current passes, या only when current is present। ठीक है, चलिए इस दोनों में स्ट्रॉन्गर कौन होगा, it produces a stronger magnetic field, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, it produces weak magnetic field, it produces a stronger magnetic field, it produces weak magnetic field। थर्ड पॉइंट, इस दोनों में किसके स्ट्रेंथ को हम चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि नेचुरली बनाया गया है, इसको चेंज कर सकते हैं करंट को चेंज करके, नंबर ऑफ टर्न को चेंज करके, क्या देखो देयर स्ट्रेंथ कैन बी चेंज, देयर स्ट्रेंथ कैन बी चेंज में देयर स्ट्रेंथ कैन बी चेंज बाय चेंजिंग करंट एंड नंबर ऑफ टर्न, देयर स्ट्रेंथ कैन बी चेंज बाय चेंजिंग करंट एंड नंबर ऑफ टर्न, their strength can be changed by changing the current and number of turns। इसमें क्या होगा, their strength cannot be changed, their strength cannot be changed। ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखोगे, फिर लास्ट पॉइंट इसमें तो हम क्या लिखाएंगे, लास्ट पॉइंट होगा कि इसके पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं, इसके नहीं, तो इट्स पोलैरिटी कैन बी चेंज, its polarity can be changed, electromagnetic
इलेक्ट्रोमैग्नेट लिखोगे, इट्स पोलैरिटी कैन बी चेंज, इट्स पोलैरिटी कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द एक्शन ऑफ करंट, इट्स पोलैरिटी कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द एक्शन ऑफ करंट, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट में, तो इसमें लिखोगे इट्स पोलैरिटी कैन नॉट बी चेंज, इट्स पोलैरिटी कैन नॉट बी चेंज। हो गया, चलिए ध्यान है इसको, दोनों डिफरेंस पे आपने क्लियर, कभी पूछता भी है ये भी, जो कुछ पीछे पढ़ा है वही सब यूज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन है? यस सर। चलो बात नहीं, देखो नेक्स्ट, फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर placed in uniform magnetic field, ठीक है, इसको ध्यान से समझोगे पहले। ध्यान दो, force acting on current carrying conductor placed in magnetic field, इसको बिल्कुल ध्यान से समझो क्या बोल रहा है। तो एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे इसमें आपको पहले, क्योंकि इसको बेस से जोड़ना पड़ेगा, कैसे फील्ड्स का फॉर्मूला प्रूफ होगा। देखिए ये आपके पास क्या दिया हुआ, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एरो मतलब इलेक्ट्र हो गया, वो नॉर्थ पोल इस साइड है, इस साइड है, नॉर्थ पोल साइड, मतलब ये मान लो नॉर्थ पोल यहाँ होगा किसी मैग्नेट, ये क्या होगा साउथ पोल। इसे कौन सा मैग्नेट लोग कहेंगे? इसे कहते हैं कनकेव मैग्नेट। क्या कहते हैं इसको? कनकेव मैग्नेट, क्योंकि ये देखो है ना कैप बना हुआ, हालांकि कोई काम नहीं था इसका, फिर भी सुन लो। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जब आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर में फिगर ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है। तो एक चार्ज कौन रखा है, आप चार्ज का आपको नहीं पढ़ना, हम आपको पहले पढ़ा रहे हैं क्या, ये पढ़ा रहे हैं आपको अभी हम फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग चार्ज के बारे में पढ़ा रहे हैं। एक मूविंग चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, वो पहले आपको सिखा रहे हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये सिखा रहे हैं, उसके बाद आएंगे करंट कैरिंग कंडक्टर पर। लेकिन चार्ज लीजिए, एक चार्ज आपके पास क्यू, ठीक है। ये चार्ज मान लो मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, v इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कहोगे सर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज मूव क्यों कर रहा है? जानते हो, आप पढ़िए प्राय थे एस्टेट का जो स्टेटमेंट था, एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है उसके चारों तरफ क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना। मैग्नेटिक फील्ड किस चीज को क्रिएट करेगा? देखो मैग्नेटिक फील्ड है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक फील्ड है। एक चार्ज था प्लस क्यू, इसने बोलो माइनस क्यू को अपनी ओर क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, क्या? इसका मतलब इसका फील्ड यहाँ पर था, तब तो इसको अट्रैक्ट किया। इसका मतलब इसका फील्ड है, इस पर क्या लगाया होगा, फोर्स लगाया होगा। जिस फोर्स को लगाया होगा उस फोर्स को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। एक चार्ज ने जो फील्ड प्रोड्यूस किया वो इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसके कारण जो दूसरा चार्ज अट्रैक्ट हुआ या रिपेल किया, उस फोर्स को कौन फोर्स कहेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स। उस तरह एक मैग्नेटिक फील्ड एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया होगा चारों तरफ, उसका मैग्नेटिक फील्ड किसी चीज पर क्या लगाया होगा, मैग्नेटिक फोर्स।
उसके मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग दिखाते हैं एफ बी से। एफ बी क्या हो गया? मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना। एफ बी क्या हो गया? मैग्नेटिक फोर्स। एफ बी मैग्नेटिक फोर्स है, एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स है। एक चार्ज पर जो फोर्स लगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, वो इलेक्ट्रिक फोर्स है। एक चार्ज पर जो फोर्स लगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण, वो क्या है? मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स जो लगा एफ बी, उस मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज इज बी क्यू वी साइन थीटा। साइन थीटा के बारे में आप लोग शायद कुछ नहीं पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी कुछ आपको जानना पड़ेगा वर्तमान में, तब जाकर के आप इस कंसेप्ट को पूरा अच्छा सीखिएगा। क्लास 9 पे याद करो कॉस थीटा का हम पढ़ाए थे, जैसे वहां कॉस पढ़ाए थे, यहाँ साइन को ध्यान रखिए। बगल में बस लिख रहे हैं, बगल में एक शॉर्ट में लिख रहे हैं, है मैथ के ज्योमेट्री चैप्टर का कंसेप्ट, ये सुन लो। एक ट्रायंगल हमारे पास दिया गया है, ट्रायंगल का ये एंगल 60 डिग्री, ये ट्रायंगल थीटा है। ये ट्रायंगल मान लो ए बी सी है। थीटा के सामने वाले क्या करते हैं? परपेंडिकुलर। जो आपका ऑब्लिक है वो क्या होगा? हाइपोटेनस। जो बच गया वो क्या होगा? बेस। कितने तरह से रेशियो बन सकते हैं? रेशियो पहला बनेगा P बाय H, दूसरा बनेगा B बाय H, तीसरा बनेगा P बाय B, बनेगा ना? और बनेगा रेशियो, और बनेगा क्या? H बाय P, H बाय B और B बाय, कुल मिलाकर 6 तरह से रेशियो, कुल मिलाकर 6 तरह से रेशियो बनता है। इसीलिए किसी भी ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितना होता है? 6 होता है। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे इस तरह से ही। इसे कहते हैं साइन थीटा। जिसने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को मापा वो साइन थीटा है। जिसने बेस और हाइपोटेनस के रेशियो को मापा वो कॉस है। जिसने परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को मापा वो टेन है। और जिसने हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के रेशियो को मापा वो कॉसेक है। और जिसने हाइपोटेनस और बेस के रेशियो को मापा वो सेक है। और इसे कहते हैं क्या हम लोग? कॉट। ये 6 की रेशियो है। ये दोनों आपस में एक दूसरे को उल्टा है कि नहीं? तो P बाय H, ये H बाय P, P बाय H, H बाय B, P बाय B, B बाय B। आपको इन सब में बस अभी फिलहाल साइन से मतलब है, 9th में कॉस से मतलब था, ठीक है। बाकी सबसे मतलब है 10th में, ध्यान देना। ये जो आप देख रहे हैं B Q V, ये क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक चार्ज Q है, वो V वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उस पर कितना फोर्स लगेगा? P Q V साइन थीटा। P क्या है? मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई की। Q क्या है? चार्ज का अमाउंट 2 कूलम 5 कूलम जो पुट कर देंगे। V क्या है? जिस रफ्तार से मूव कर रहा V हो गया। साइन थीटा मतलब साइन का एंगल जो होगा, साइन 30 साइन 60 कुछ होगा ना, उसका वैल्यू होता है, पुट कर देंगे, मिल जाएगा आपको चार्ज, ठीक है। ये चार्ज हुआ। अब देखो एक वायर में क्या होता है, एक करंट कैरिंग वायर में क्या होता है? एक करंट कैरिंग वायर में चार्ज तो बहुत सारे होते हैं, नहीं होते हैं? एक करंट कैरिंग वायर में चार्ज बहुत सारे फ्लो करते हैं। उन सारे चार्ज पर जो लगेगा फोर्स, मान लो ये करंट कैरिंग वायर है, जब एक सिंगल चार्ज पर फोर्स लगा तो चार्ज मूव किया। जब एक करंट कैरिंग वायर को ही मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए, इसमें चार्ज मूव कर रहा है ना। चार्ज मूव कर रहा है मतलब चार्ज का वेलोसिटी कुछ ना कुछ है। चार्ज मूव कर रहा है मींस चार्ज का वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है। तो एक चार्ज पर जब फोर्स लग रहा है इतना, इन सारे चार्ज पर फोर्स लगेगा। और चार्ज जो मूव करता है करंट कैरिंग कंडक्टर में वो सेम होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। सारा चार्ज पर फोर्स भी एक ही दिशा में लगेगा। ये पूरा कंडक्टर क्या करेगा? जब एक सिंगल चार्ज पर फोर्स लग रहा था तो चार्ज मूव किया, तो बहुत सारे चार्ज इसमें मूव कर रहे हैं एक ही दिशा में, पढ़े हो ना? इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में मूव करता है उसके उल्टा चलता करंट। जब इसमें चार्ज मूव करेगा तभी करंट फ्लो करेगा। चार्ज एक चार्ज पर फोर्स लग रहा है, इन सारे चार्ज पर फोर्स लग रहा होगा। इन सारे चार्ज पर फोर्स लग रहा है मतलब कि ये वायर चार्ज, ये कंडक्टर चार्ज इसके अंदर कंडक्टर क्या मूव करेगा, ठीक है। सिंगल चार्ज पर फोर्स लगा, इन सारे चार्ज पर फोर्स लगेगा, इन सारे चार्ज के कारण ये कंडक्टर मूव करना शुरू कर जाएगा।
मतलब कि अगर आपने किसी कंडक्टर को, अभी मान लो कि करंट इस कंडक्टर में फ्लो सपोज को नहीं कर रहा, करंट अभी जीरो है, करंट क्या आई का मान जीरो है, जैसे ही करंट फ्लो करना शुरू करेगा ये कंडक्टर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मुड़ जाएगा, बेंड करेगा। बेंड क्यों किया? क्योंकि इस पर क्या लगा, फोर्स लगा, और कंडक्टर जो ऐसे लगा हुआ था वो ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब कि कंडक्टर पे क्या लगा, फोर्स लगा। क्यों? क्योंकि एक चार्ज पर लगता है फोर्स, उस चार्ज पे फोर्स का अमाउंट ये है। अब कंडक्टर पे फोर्स कितना लगा उसका भी सिंपल तरीका है, हमने कुछ नहीं किया, सिंपल में तो ये अभी फोर्स ऑन क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज द फोर्स ऑन चार्ज। एक चार्ज पे जो फोर्स लगा मैग्नेटिक फील्ड में, उस फोर्स का अमाउंट ये है। उस तरह से कंडक्टर पर जो फोर्स लगेगा उसको निकालना है कैसे, बी इंटू क्यू इंटू वी साइन थीटा को जो का क्यों छोड़ दी, टी से गुना टी से भाग कर सकते हैं कि नहीं, टी से गुना टी से भाग करेंगे, टी कट जाएगा ना, टी टाइम है, तो उधर टी से गुना भाग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं क्यू बाई टी बनाएगा आई, और कंडक्टर में आई फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, इसलिए वो आई बना चाह रहे हैं। टी से गुना टी से भाग किए तो क्यू बाय टी क्या हो गया, क्यू बाय आई हो गया, क्यू बाय आई नहीं हो गया, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम होगा आपका डिस्टेंस, नहीं होगा, और डिस्टेंस एक तरह का लेंथ है, एल हो गया साइन। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग अ स्टेट कंडक्टर। बी मैग्नेटिक फील्ड, आई इसमें कितना करंट फ्लो किया, एल इसका लंबाई, ठीक है, एल क्या इसकी लंबाई हो गई। सिंपल प्रूफ इसका है बी क्यू वी साइन थीटा, इसका प्रूफ भी है। इसका प्रूफ करने के लिए आपको हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, इसको एक नाम है लॉरेंज फोर्स, उस फोर्स से निकालते हैं इसका प्रूफ को, ठीक है, वो पढ़ना नहीं इसको, बस इतना लोग चार्ज पर फोर्स बी क्यू वी साइन थीटा, बी मैग्नेटिक फील्ड, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, बी वेलोसिटी जिससे वो मूव कर रहा है। एक कंडक्टर पे करंट आई फ्लो कर रहा है, लेंथ उसका एल है, उस पर कितना फोर्स रहेगा, बी आई एल साइन थीटा। इसको भले प्रूफ किया इसी से, कैसे, टी से गुना टी से भाग किए, बस क्यू बाई टी क्या बन गया, आई बन गया, वी इंटू टी क्या बन गया, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या, लेंथ, अरे चार्ज मूव किया होगा ना, इतना डिस्टेंस कवर किया, लेंथ, ठीक है, याद रहेगा। अब पूरे यहाँ पे मैं कोई क्वेश्चन यहाँ कैसे बनता है एग्जाम में ये सब कुछ नहीं पूछेगा एग्जाम में, क्वेश्चन इससे पूछेगा, इससे भी नहीं, इससे पूछेगा मुझे व्हाट ऑन व्हाट फैक्टर फोर्स एक्टिंग ऑन डिपेंड्स ऑन, कहोगे सर मैग्नेटिक फील्ड, करंट और व्हाट, वेलोसिटी और व्हाट, ये क्या है, क्या है ये, देखो ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास यूनिफॉर्म है, आपने वायर को ऐसे रखा, करंट करेंगे वायर को, ये मान लो ए बी वायर है, फिर बैटरी यहाँ जोड़ दिया, मान लो ऐसे करके जोड़ दिया बैटरी को ना, करंट जा रहा है, इस वायर ने मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बनाया उसी एंगल को थीटा कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड और वायर दोनों के बीच जो बना एंगल वो थीटा है, थीटा एंगल है, ठीक है ना, थीटा इज एंगल बिटवीन व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट के बीच के एंगल को क्या कहेंगे हम लोग, ठीक है। तो बोले वायर पर जो फोर्स लगेगा वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड है, ये पूछेगा, बोलना है आपको मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करेगा डायरेक्टली, करंट पर डायरेक्टली, लेंथ पर डायरेक्टली, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा फोर्स बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा फोर्स बढ़ेगा, थीटा मींस एंगल हो गया, मतलब क्या हुआ, एंगल को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगा, चेंज होगा, क्योंकि हर एक एंगल का मान अलग अलग होता है। फिलहाल आप याद रखिएगा, मैं आपको सिखा रहा हूँ, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान याद रखोगे 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 180 का मान 0 होता है, आगे और बहुत सा होता है, उनको पढ़ना 90 तक, ठीक है। तो भगवान क्या बोले, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड किस पर, क्या मैग्नेटिक फील्ड पर, फोर्स डिपेंड किस पर, क्या फील्ड पर, करंट पर, लेंथ पर, और थीटा, थीटा को कहते हैं क्या, ओरिएंटेशन ऑफ वायर। ओरिएंटेशन ऑफ वायर का मतलब क्या हो गया, वायर को आपने किस तरह से रखा है, ओरिएंट किया है, ठीक है, ओरिएंट मतलब रखा किस तरह गया, किस पे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कह लो ओरिएंटेशन ऑफ वायर मींस थीटा हो गया। अब यहाँ पूछता है जो क्वेश्चन वो ये है, इसके बाद डिपेंड किस पर के हो गया ना, और नहीं तो बुक से पढ़ोगे तो बुक से रटवा दिया, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड, फोर्स डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड, करंट, लेंथ,
और वो नहीं किया के बारे में, ठीक है। उसके बाद पूछेगा आपसे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कब होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में कैसे रखें, इसको मिटाते हैं, घर में नोट कर लो वीडियो से अच्छे से। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, वायर ये मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड है, एक मिनट वायर ऐसे रखा हुआ है, एक वायर मान लो फील्ड में किस तरह रखा हुआ है, एक वायर मान लो फील्ड में आपके पास इस तरह रखा हुआ है ए बी। किस केस में वायर में फोर्स मैक्सिमम होगा, फोर्स 1, ये मान लो फोर्स 2 है, ये मान लो फोर्स 3 है, इन विच केस फोर्स इज मैक्सिमम, फोर्स 3 हो। सुनो क्यों, साइन थीटा पर डिपेंड करेगा फोर्स मैक्सिमम कब होगा। साइन का मान लो अधिकतम कौन है, ये 0 है, 1/2 का मतलब 0.5, 1/√2 का मतलब कितना होगा 0 पॉइंट समथिंग, ये भी होगा 3/√2 में 0.8 होगा, 1 है ये 0, सबसे अधिकतम मान कौन है 1 है। 1 कब हुआ 90 पर, इसका मतलब वायर को जब परपेंडिकुलरली पुट करेंगे किसके मैग्नेटिक फील्ड के, तो इस पर फोर्स क्या होगा, ठीक है ना। द फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज व्हाट 90, दैट मींस वायर इज पुट व्हाट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फिर पूछा व्हेन डज फोर्स इज मिनिमम, फोर्स मिनिमम कब होगा, साइन थीटा का मान कम से कम क्या है 0, कब होगा 0, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड और वायर के बीच का एंगल 0, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, वायर भी ऐसे रखोगे तब ना दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। दो लाइन जब होता है पैरेलल तो उसके बीच का एंगल 0 होता है, इसका मतलब कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स इज 0 व्हेन करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड पैरेलल, और अगर वायर को आप ऐसे रखते एंटी पैरेलल तो बनता 180, साइन 180 का मान भी क्या होता है 0 होता है, ठीक है। वायर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखोगे तो भी 0, एंटी पैरेलल तो भी 0, 90 तो मैक्सिमम 0 और 180 में मिनिमम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ये पूछेगा विच हाउ कैन यू प्लेस द वायर इन मैग्नेटिक फील्ड देन डज द मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम, बोलना पड़ेगा आपको परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक, ठीक है। किन पर डिपेंड किया वो भी हो गया, सारा चीज प्रूव कर दी। चार्ज यहाँ ये पूछेगा क्या, ये एग्जाम में नहीं, ये पूछता है एक्स्ट्रा एग्जाम में जो होता है आप लोग 10 होता है अलग से एग्जाम ना, फिर जीवेगा उसको पूछता है कि अगर एक चार्ज आपका रेस्ट में रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज रेस्ट में है, उस पर फोर्स कितना काम करेगा 0 को, क्यों, जब रेस्ट में है तो v का मान 0 इंटू समथिंग क्या हो गया 0, मैग्नेटिक फोर्स 0 हो गया। तो क्या पूछा, does the force experienced by a charge in rest experience any magnetic force, बोलना पड़ेगा, कोई फोर्स नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर मैग्नेटिक फोर्स भी अगर 0 होगा तो फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर करंट अगर फ्लो नहीं करेगा तो 0, अगर मान लो इसमें करंट फ्लो नहीं करता तो क्या इस वायर पर फोर्स लगता, नहीं लगता, करंट 0 और 0, ठीक है। इन सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो था बोल दिए हैं। अब एक बार इसको फील्ड है, ठीक है, इन्फॉर्मेटिक फील्ड, ये मान लो करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। अभी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ, करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब क्या, इसका एक एंड को जोड़ा गया होगा प्लस से, एक को माइनस, सिर्फ एक पार्ट दिखा रहा है इसका, क्या एंगल हो गया थीटा, सही है। और थीटा घट रहा है कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना, बढ़ गया भी नहीं कुछ और बढ़ेगा। इसको ऐसे घुमा रहे हैं, मतलब आप इसको अगर घुमा रहे हैं किस दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज में, तो इस टाइम तो मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है कि बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, वैल्यू क्या घट रहा है कि बढ़ रहा है ना, थीटा के बढ़ने से साइन थीटा का मान बढ़ रहा है ना, साइन थीटा जब बढ़ेगा फोर्स भी क्या होगा, ठीक है। मतलब वायर को आप अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस फिगर में घुमाइएगा तो साइन थीटा का मान बढ़ेगा, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ थीटा। जब ये बढ़ेगा बाबू तो इसका मान जो साफ 0 था 0.5 हो गया, और बढ़ा 0.8 और बढ़ गया, 1 हो गया और बढ़ गया। मतलब कि इस सिचुएशन में आप देखिए बढ़ते बढ़ते रहेगा, यहाँ तक मैक्सिमम हो जाएगा। अब यहाँ के बाद फिर घटना शुरू होता है, देखो 0 वायर था ऐसे, अभी कितना लगा फोर्स पर 0 बढ़ा,
और बढ़ा और बढ़ रहा और बढ़ रहा, ये क्या हो गया मैक्सिमम। फिर घट रहा है घट रहा है घट रहा है, ये क्या होगा मिनिमम। फिर क्या होगा, फिर बढ़ेगा बढ़ेगा परपेंडिकुलर है मैक्सिमम, फिर क्या होगा मिनिमम, फिर मैक्सिमम। इस तरह से ठीक है। 0 से 90 बढ़ते जाएगा, 90 पर मैक्सिमम हुआ, फिर घटेगा, फिर 0 मिनिमम, फिर बढ़ेगा, फिर ठीक है ना। उतना डीप में पूछेगा नहीं, बता दें समझाने के इसको। ये एंगल डिपेंड कर रहा है कैसे किए सीक्वेंस से। चलिए टॉपिक हो गया। उसके बाद अभी और क्वेश्चन है। ये मान लो दीवार नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है, समझ रहोगे। ये दीवार नॉर्थ पोल है और वो क्या है साउथ पोल है। ये नॉर्थ है ये साउथ है, ये वायर है। ये नॉर्थ है ये साउथ और ये वायर है। करंट डाउनवर्ड जा रहा है, करंट डाउनवर्ड जा रहा है। पूछेगा बताओ वायर इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, पता नहीं है किसी को। उसके डायरेक्शन को निकालना है। In what direction the force acting on this wire, which we have to find, is determined by Fleming left hand। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, लिखते हैं भेज देंगे आपको इसको। एक नॉर्थ पोल है, फिर से बोलो, ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, या एक्चुअल में करते हैं वो नॉर्थ ये साउथ, ठीक है। मेरे घर के लिए वो नॉर्थ है ये साउथ है, ये वायर है, ठीक है ना। ध्यान में ये नॉर्थ है ये साउथ है, ये ईस्ट है ये वेस्ट, ये वायर है। करंट डाउनवर्ड जा रहा है। बताओ वायर इधर मूव करेगा, वेस्ट की ओर करेगा, ईस्ट की ओर करेगा, साउथ की ओर करेगा, नॉर्थ की ओर करेगा, पता नहीं है। इसको निकालने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा किस रूल को, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड कौन है, ये समझा रहे हैं, समझ लोगे ना, बढ़िया से लिख जाओ इसमें, ठीक है। बस 5 मिनट लिख जाओगे इसको। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड को लिए, फ्लेमिंग का नहीं अपना लेफ्ट हैंड लेंगे। उसके बाद 3 फिंगर है, ये फिंगर, ठीक है, 4 फिंगर, ठीक है। ये फिंगर सेंट्रल फिंगर, ये थंब जानते हो, ये 4 फिंगर है। 4 फिंगर, एक क्या लिए सेंट्रल फिंगर, एक क्या लिए थंब। समझो, नोट बात नहीं करना इसको, लिख के मुझे भेज देंगे इसको। 4 फिंगर मेक व्हाट आया एफ, 4 फिंगर स्टार्ट फ्रॉम एफ, सेंट्रल फिंगर स्टार्ट फ्रॉम सी, थंब में आ गया एम, एम का मतलब मोशन, थंब में आ गया एम, एम का मतलब मोशन। और कोई बॉडी में मोशन तभी आता है जब उस पर क्या लगता है फोर्स, ठीक है, है ना। 4 फिंगर, सेंटर फिंगर और थंब, ध्यान रखना। कहता 4 फिंगर मतलब फील्ड, फील्ड को कहेंगे 4 फिंगर। इसका मतलब क्या हो गया, 4 फिंगर का शॉर्ट ट्रिक फील्ड, सी का शॉर्ट ट्रिक करंट, फोर्स जानते ही हो। मतलब यू हैव टू पॉइंट, ये एरो है, ये भी एरो है, ये भी एरो है। हमने क्या कहा, नॉर्थ से साउथ जाता है कौन, नाइटिक्स। ध्यान रखो, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ जा रहा फील्ड, सही किया, नॉर्थ से साउथ गया ये। एक और बोलते हैं, एक फोर्स से मतलब है, एक फील्ड से मतलब है, दूसरा करंट से मतलब है, और तीसरा फोर्स से। 3 चीज में अगर आपके पास 2 चीज दिया गया है तो थर्ड निकल पाएगा। मैथ में क्या पढ़ते हो, अगर आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 6 दिया हुआ, x का मान दिया हुआ तो y निकाल लो। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 8 दिया हुआ है, x और y दिया जेड निकाल लो। 3 में 2 दिया तो निकल जाएगा। वैसे यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में भी b दिया हुआ है, i दिया हुआ है, l दिया हुआ है, साइन दिया हुआ, b निकाल लेंगे। 1 2 3 4 या 5 टर्म है ना, 5 में कोई भी 4 होगा फिर निकाल लेंगे। वैसे ही 3 में कोई 2 रहेगा तो ही थर्ड निकल पाएगा, ठीक है। 2 चीज आपके पास गिवन होना चाहिए। मान लो इस वायर में करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, डाउनवर्ड, करंट नीचे आ रहा है, ठीक है, करंट नीचे आ रहा है। नॉर्थ साउथ कहाँ है, नॉर्थ से साउथ इधर है ना, नॉर्थ से साउथ जा रहा है कौन, फील्ड। करंट कहाँ, नीचे है ना, करंट को दिखा रहा है कौन, सेंटर फिंगर। फील्ड सुन लोगे, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ गया, करंट कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर, करंट नीचे की ओर कर दिए, दिख रहा है ना। फील्ड गया नॉर्थ साउथ,
करंट नीचे, हम किधर आया, इधर क्यों नीचे आ, वेस्ट, मतलब ये वायर ऐसे मूव कर जाएगा, सर ऐसे था, ठीक है। अब मान लो करंट को ऊपर कर दिया, करंट ऊपर कर दिया, लेकिन फील्ड कहाँ है, नॉर्थ साउथ है ना, करंट को ऊपर रखते हुए घुमाओ इस तरफ की ओर, करंट को ऊपर रखते हुए घुमा रहे हैं इस तरफ की ओर, घुमा दिए, करंट को ऊपर रखते हुए करंट चेंज करना, करंट ऊपर आएगा, फील्ड ऐसे गया, हम कहाँ इधर आया ना, अब कहो सर, और बोले अब कहोगे मान लो मैग्नेटिक फील्ड यहां से यहां गया, मैग्नेटिक फील्ड मान लो गया कहां से कहां, मैग्नेटिक फील्ड है आपका ईस्ट से वेस्ट, जबकि करंट जा रहा नीचे की ओर, जा रहा कहां मूव कर रहा है, ऐसे टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। करंट फ्लो कर रहा है मान लो वेस्ट से ईस्ट, करंट है फील्ड, करंट नीचे है, मतलब तीन चीज में कोई भी दो चीज रहेगा, उस दोनों चीज को सेट कर लो, कट अपने आप मिल जाएगा। और फिंगर को ऐसे नहीं करना है, फिंगर हमेशा ऐसे रहेगा, स्ट्रेच रहेगा, तीनों के बीच 90 बनना चाहिए, 90 बन रहा है, इस दोनों में 90 बन रहा है, 90 यहाँ बन रहा है, ठीक है। इस तीन में कोई भी दो चीज रहेगा, कट निकाल लोगे, यही फ्लेमिंग का लेंथ हैंड रूल करता है, बहुत सिंपल सिखा दिए। ट्रिक इसका क्या है, फील्ड फोर्थ फिंगर हो गया, सी करंट सेंटर फिंगर, थंब में एम है, एम मींस मोशन, मोशन मींस फोर्स, थंब देगा फोर्स, फोर्थ फिंगर फील्ड देगा, ये करंट देगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इस पर लिख के चल भेजेंगे।